चलिए ठीक है, लगभग कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, शायद मौसम खराब की वजह से, और दिगंबर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पिछले का क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। और जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो लोग जिनका छूट गया है उनको हेल्प कर देंगे। पूरा दिन भर तो सही मौसम था, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी थोड़ा बारिश होने वाला है। चलिए बैटरी भी है, लगभग 2 घंटा तक चल जाएगा, उससे पहले हम लोग खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बचा हुआ था पिछले क्लास का, वैसे थोड़ा सा हम लोग बैक से रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ना कोई लोग ज्वाइन हुए हैं। और गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। और ये स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर के साथ। और पिछले क्लास थोड़ा किए होंगे अभी। जी जी कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ हेलो नितेश। हाँ सर, वो कल नितेश बोला था ना कल कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट के विषय में। हाँ वो कुछ तो नहीं मिला है? हाँ वो उधर से कोई मतलब आया नहीं है, वो आया था तो दे देते हैं। वो 3rd सेमेस्टर का रिवाइज रिजल्ट आया है। वो अच्छा वो वाला भी नहीं भेजी शायद। करेक्टेड रिजल्ट ऑफ डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर लैटरल एंट्री वाला को जो कुछ एरर हुआ होगा तो उससे रिलेटेड का आया है ये। ठीक है, लेटर एंट्री हम लोग का या फिर नहीं जो लैटरल एंट्री जो होगा उनका 2020 वाला बैच का, 2019 बैच का ना सर 17 लगाया होगा। हाँ 17 वाला का नहीं सर वही लोग 3rd सेमेस्टर में लैटरल 3rd सेमेस्टर। था ना सर, तुम लोग का रिजल्ट ही कहाँ आया हुआ है जो रिजल्ट आएगा 3rd सेमेस्टर का? 3rd सेमेस्टर का देखिए नवीन कुमार नाम है, अंकुश कुमार। ये तो आपका 2019 बैच है ना, ये 2019 बैच का लैटरल में है। तो उन लोगों का रिवाइज रिजल्ट आया है, अभी कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो उन लोगों का रिवाइज रिजल्ट आया है 2019 बैच। हाँ 3rd सेमेस्टर का ऐसे पहले रिजल्ट आया हुआ था। हाँ तो उन लोग कितना गया सर हाईएस्ट 3rd सेमेस्टर में? अभी तो एनालाइज नहीं किए हैं तो देखे भी नहीं है पूरी तरह से अभी, क्योंकि अभी तो रिवाइज नोटिस आया है, रिजल्ट आया है आज ही। ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो है क्लास लेक्चर। पिछले क्लास लगभग सभी लोग किए थे क्लास, पिछला सभी क्लास किए थे। जितने कोई अभी शामिल हैं वो लोग पिछला क्लास किए थे जी। हेलो सर हम नहीं किए थे सर। और आप साफ्ट डिजाइन ऑफ साफ्ट का एक भी क्लास नहीं किए थे? डिजाइन ऑफ साफ्ट का क्लास किए थे एक भी? नहीं सर, प्रीवियस क्लास क्यों नहीं किए सर। अच्छा, सिर्फ उससे पहले वाला एक स्टार्टिंग था वो भी किए हूँ, तो ये सब ठीक है। ये सब आपको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिजाइनिंग में हम लोग चल रहे थे ठीक है। तो डिजाइनिंग में ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। साफ्ट क्या होता है, डिजाइन ऑफ साफ्ट क्या क्या था, उन लोग कैसे वो ट्रांसमिशन करता है पावर का, टॉर्क का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साफ्ट, कौन कौन साफ्ट मशीनरी एलिमेंट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। साफ्ट में कैसा मटेरियल चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग पिछले क्लास में या पिछले 2 क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एज पर जेयूटी का सिलेबस हम लोग देख चुके हैं। साफ्ट क्या होता है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ जो साफ्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स है कि एक्सल क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, स्टॉप साफ्ट क्या होता है, लाइन साफ्ट क्या होता है, जैक साफ्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल साफ्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे पिछले क्लास में। और साफ्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए, साथ ही साफ्ट का कितना टाइप्स होता है, ट्रांसमिशन मशीन साफ्ट के कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके साफ्ट को रख सकते हैं, ट्रांसमिशन साफ्ट और मशीन साफ्ट।
इसके अलावा जो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट, जो मेन पॉइंट, मेन टॉपिक था, वो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट, जो हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके शाफ्ट के डिजाइन का हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है स्ट्रेंथ, दूसरा कैटेगरी है रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। तो जो आपका स्ट्रेंथ कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी में आता है, ये सभी आप लोगों ने देखा था पिछले बार। जो शाफ्ट सिर्फ टॉर्क लगता हो तो क्या होगा उसका डिजाइनिंग, शाफ्ट में यदि बेंडिंग मोमेंट सिर्फ लग रहा हो तो क्या होगा उसका डिजाइनिंग, शाफ्ट में यदि 2 यानी टॉर्क यानी ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगे और बेंडिंग मोमेंट भी लगे तब क्या होगा डिजाइनिंग, और शाफ्ट में जब ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और इन एडिशन टू ए एक्सियल लोड सब्जेक्टेड हो शाफ्ट में तब क्या डिजाइनिंग होगा। ये 4 हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके उस शाफ्ट का डिजाइनिंग कर रहे थे। तो ये हम लोग का बेसिक वहाँ से समरी हम लोग स्टडी कर रहे थे, जैसा डिजाइन ऑफ शाफ्ट मेन तो हम लोग का यही था। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये आप कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए कि यदि हम लोग फर्स्ट जो आपका जो टाइप था कि यदि शाफ्ट में सिर्फ टॉर्क लग रहा हो यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा हो, वैसे कंडीशन में हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या क्या आने वाला था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को टॉर्जन इक्वेशन को कंसीडर करके फॉर्मूला डिराइव करना था। तो वो निकल के आ रहा था जो टॉर्क इजकल टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए। ये क्या था, ये किसके लिए था, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए। और जैसे यदि हॉलो शाफ्ट की बात करेंगे तो उसमें हॉलो शाफ्ट में क्या आ जाएगा, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होगा π/16 इंटू टाउ इंटू डी नॉट यानी डी आउटर का क्यू इंटू 1 - k⁴, वेयर k इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए इंटरनल डायमीटर टू द outer diameter. So this is formula for a torque or twisting moment when shaft is subjected to only twisting moment. तो हम लोग के पास ये 2 फॉर्मूला के बेस पे उसको उस शाफ्ट को डिजाइन करना होगा। इसके अलावा जो पॉपुलर फॉर्मूला है शाफ्ट से रिलेटेड या फिर होल इंजीनियरिंग में, ये सब पॉपुलर फॉर्मूला में से आता है। तो ये आपका हो गया पावर का फॉर्मूला 2π/NT/60। इधर से आप T का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप्स में हम लोगों ने देखा कि शाफ्ट में यदि सिर्फ मूवमेंट यानी बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो, सब्जेक्टेड हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोगों का शाफ्ट का डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए आपको कौन सा इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा, तो बेंडिंग इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। और बेंडिंग इक्वेशन आपका क्या होता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R, where M is for bending moment, I for आपका moment of inertia, sigma B for bending stress and Y is equal to distance between neutral axis to the extreme fiber and E क्या है आपका, ये आपका यंग्स मॉडुलस, बहुत पहले से देखते आ रहे हैं E को। और R आपका क्या है, R फॉर रेडियस, और रेडियस किसका होगा, तो जब शाफ्ट बेंड करेगा तो एक कर्वेचर के थ्रू बेंड करेगा इस तरह से, तो वो जो कर्वेचर बनेगा ऐसे करके यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो इमेजिनरी कर्वेचर बनेगा उसका जो रेडियस होगा वही आर यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे आप क्या निकालेंगे कि इससे आप एम का वैल्यू यानी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए। ये सब हम लोग एक्सप्रेशन कर चुके थे पिछले क्लास में। और ये तो सॉलिड शाफ्ट के लिए, और होलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो π/32 सिग्मा बी, और जो यहाँ पर डी क्यू दिख रहा है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आउटर डाया का क्यू इंटू 1 - k⁴, सेम एज इट इज, k इक्वल टू रेशियो inner diameter to the outer diameter. So this is formula of hollow shaft when shaft is subjected is only bending moment.
ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप कंसीडर करिएगा कि जब कोई शाफ्ट में सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो तो शाफ्ट का डिजाइनिंग हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे। यदि शाफ्ट में टॉर्क और बेंडिंग मूवमेंट दोनों चीजों का कंसीडर करके करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला को डिराइव हम लोग करते हैं एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूला से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से, और दूसरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से। तो दोनों थ्योरी से एक एक फॉर्मूला डिराइव होता है। तो आपका पास एक फॉर्मूला आता है π/16 इंटू टॉमैक्स इंटू डी क्यू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और π/32 टॉमैक्स इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये तीनों का हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सप्रेशन डेरिवेशन के साथ ये सब फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो आज हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे था। तो ये था सब, जब कोई शाफ्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी इस शाफ्ट जो आपको दिख रहा है ब्लैक का, ये आपका शाफ्ट है जिसमें सिर्फ टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क को कंसीडर करते हुए इस तरह का फॉर्मूला लेते हुए हम लोगों का फाइनली जो फॉर्मूला बनता था वो आपका एक ये आएगा और ये एक आएगा ये। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए ये आप पिछले क्लास 2-3 क्लास में भी ये फॉर्मूला आप देखे होंगे। तो ये फॉर्मूला आपका पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, हमेशा काम देगा और पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कहीं ना कहीं इसका यूज होते रहेगा। तो हॉलो शाफ्ट के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला और सॉलिड शाफ्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करके चलना है। और इसमें हम लोग पावर का फॉर्मूला जाने थे, टॉर्क का फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूला से टॉर्क का फॉर्मूला भी जाने थे, और ट्विस्टिंग मोमेंट जब बेल्ट ड्राइव के केस में हो तो आपका जो ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क होगा वो क्या होगा, ये भी हम लोगों को जानने को मिला था। जब ये था फर्स्ट कैटेगरी में था। दूसरा कैटेगरी में जब शाफ्ट जो है सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, यानी सिर्फ एम काम कर रहा है, वैसे कंडीशन में शाफ्ट का डिजाइनिंग क्या होगा। तो पिछले क्लास में ये सब भी हम लोग देखे थे, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट को लेते हुए फॉर्मूला को डिराइव करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करते हुए एम का वैल्यू हॉलो शाफ्ट के लिए और सॉलिड शाफ्ट के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। थर्ड नंबर में था कि अब जब एक बार ट्विस्टिंग लगा, एक बार बेंडिंग लगा, अब शाफ्ट को दोनों लगा दीजिए, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क भी लगा दीजिए और बेंडिंग मोमेंट भी लगा दीजिए, और दोनों कंडीशन में आपका जो शाफ्ट का डिजाइन होगा वो क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं जो आपको मिलेगा, वो है आपका π/16 इंटू टॉ इंटू टॉ मैक्स इंटू डी टू द पावर 3 डी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो शियर स्ट्रेस थ्योरी आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी मशीन पार्ट्स में जब टॉर्जनल और बेंडिंग स्ट्रेस लगता है, उस वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जो शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 रूट अंडर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। तो बी वेरी करता है, यहाँ पर कभी उस फॉर्मूला में आपको 1 या 2 करके यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, सो हम लोग सिग्मा को नोटेशन कर दिए सिग्मा बी से। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, तो इस फॉर्मूला को लेते हुए आपके पास एक ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इसमें देखिए कि बेंडिंग मूवमेंट भी है और टॉर्क भी है, तो इससे आपको एक फॉर्मूला मिलता है। दूसरा फॉर्मूला आपको लेना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो आपका आता है, बस इसमें 1/2 सिग्मा बी जोड़ देना था। ठीक है, सिग्मा बी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 रूट अंडर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। तो जब आप इस फॉर्मूला को कंसीडर करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आएगा, तो ये कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हम लोग को जो शाफ्ट पर 3 तरह के फोर्स लगने पर शाफ्ट का डिजाइनिंग और उससे रिलेटेड फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा, और इससे रिलेटेड हम लोगों का न्यूमेरिकल आने वाला है। तो जो लास्ट नंबर है उसमें क्या था, उससे पहले एक चीज और हम लोगों ने देखा था कि
जब शाफ्ट जो है फ्लक्चुएटिंग लोड अप में लगता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि शाफ्ट जब वर्किंग कंडीशन में होता है, जब शाफ्ट में लोड लग रहा होता है, जब शाफ्ट किसी मशीन एलिमेंट में अटैच है, माउंटेड है और वह वर्क कर रहा होता है, तो जो शाफ्ट पर लगने वाला लोड है वह कांस्टेंट ना होकर फ्लक्चुएट करता है। तो लोड के फ्लक्चुएट करने के कारण उसका टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट भी फ्लक्चुएट करेगा, यानी घटेगा बढ़ेगा। वैसे कंडीशन में जो आपका जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा उसमें हम लोग के एम और के टी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेयर के एम इज इक्वल टू क्या है, कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर। ठीक है, के को इंट्रोड्यूस करते हैं और एम फोर क्या हो गया कि बेंडिंग मोमेंट के लिए, और टी फोर क्या हो गया कि ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए। सो के इज, के से क्या डिनोट कर रहा है, क्या के से क्या आपको ये कैसे क्या आपका मीनिंग निकल रहा है, तो के फोर कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर। तो के यहाँ से आपका यहाँ पर क्या है, कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर। और हम लोग बेंडिंग मोमेंट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपका के एम हो जाएगा और ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ के टी। ठीक है, तो यहाँ पर के एम और के टी, पिछले वाला जो फॉर्मूला आपको मिला था उसमें आप लोग के एम और के टी को इंट्रोड्यूस करेंगे जब शाफ्ट को ये मानकर चलेंगे कि शाफ्ट में एक्चुअल कंडीशन में वर्क कर रहा है और उसका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट है वह फ्लक्चुएट कर रहा है। तो के एम और के टी का डिफरेंट केस में वैल्यू अलग अलग होता है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो वैसे में के का वैल्यू, के एम का वैल्यू 1 लेंगे, के टी का वैल्यू 1 लेंगे। सडनली अप्लाइड लोड है तो के एम का वैल्यू 1.5 टू 2.0 तक वेरी करेगा। इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है के एम के टी को, जो डिफरेंट लोड के नेचर के अनुसार बदलता है। तो जो फोर्थ नंबर आपका पॉइंट था कि जब शाफ्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है और बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है, इसके अलावा शाफ्ट में एक और एक्सियल फोर्स लग रहा है कोई पी। वैसे कंडीशन में आप शाफ्ट का डिजाइनिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोगों को फिर से बेंडिंग इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। और बेंडिंग इक्वेशन होता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहाँ से सिग्मा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वाई अपॉन आई। ठीक है, अब y जो है, y क्या था, एक डिस्टेंस है किसके किसके बीच, तो जो वो रॉड है उसमें जो बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग हो रहा है, तो वो जो रॉड है तो उसका नेचुरल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर तक, मतलब उसके आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस को हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो वो डिस्टेंस होता है d/2, यानी उसका जो डायमीटर का आधा यानी रेडियस वो होता है d/2। सो यहाँ पर पुट कर दिया d/2। और जो सॉलिड शाफ्ट है उसके लिए I का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सॉलिड शाफ्ट के लिए पाई अपॉन 64 इंटू d4। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिग्मा बी का वैल्यू निकालेंगे, आएगा वो 32m अपॉन में पाई डी क्यू। तो इससे आपका एक सिग्मा बी का वैल्यू निकलता है। इसके अलावा आपने अभी देखा कि जो आपका शाफ्ट है उसमें एक एडिशनल एक्सियल लोड लग रहा है, तो उस लोड के कारण उस शाफ्ट में एक अपना स्ट्रेस इंड्यूस होगा। स्ट्रेस क्या होता है, कोई बाहरी लोड लगता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए एक बॉडी अपना इंटरनली रजिस्टिंग फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो जो एक्सियल लोड लगाएगा और उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वह क्या होगा, यदि हम लोग एक्सियल लोड को F कंसीडर करें और उस शाफ्ट का डायमीटर को D कंसीडर करें तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा एक्सियल लोड है F और एरिया होता है कोई भी शाफ्ट का, जो सॉलिड शाफ्ट है वो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो होगा पाई अपॉन 4 इंटू D का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या निकालेंगे, इससे आप यदि 4 ऊपर चला जाएगा तो 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये आपका स्ट्रेस है
ये 4F/πd² एक स्ट्रेस है जो एक्सियल लोड के कारण उस शाफ्ट पर लग रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका राउंड सॉलिड शाफ्ट के लिए है, जबकि यदि हॉलो शाफ्ट यदि मिल जाए आपको तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर सिर्फ डायमीटर का फर्क हो जाएगा। तो डायमीटर जो सॉलिड शाफ्ट के लिए सिर्फ d था, अब हॉलो शाफ्ट के लिए 2 डायमीटर आपको मिलेगा, एक आउटर डायमीटर और एक इनर डायमीटर। सो द स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड बिकम्स क्या हो जाएगा, F/π/4 इंटू डी आउटर माइनस मतलब डी आउटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हॉलो शाफ्ट के लिए जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो होगा 4F/π इंटू 1 माइनस k² इंटू आउटर डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो तरह का फोर्स स्ट्रेस मिला, एक बेंडिंग स्ट्रेस मिला और एक एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेस, यानी जो वो डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा तो एक हम लोग ये बेंडिंग स्ट्रेस को भी तो कंसीडर करेंगे और दूसरा जो एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा था वो। तो ये आपका ये हो गया। इससे आपका एक आपका σ1 इक्वल टू आपका क्या, अच्छा यहाँ से आपका फिर क्या हो जाएगा 32/πd³ को आप कॉमन लेंगे तो इसमें से आपका m बचेगा और इस पूरे टर्म में से FD/8 बचेगा। तो यहाँ पर ये पूरे टर्म को m प्लस F इंटू डी अपॉन 8 को m1 हम लोग कंसीडर करते हैं। सो जो σ1 इज इक्वल टू 32 इंटू m1 अपॉन में πd³। तो ये σ1 जो कि आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो हम लोग का फॉर्मूला मिलता है। इस जब हॉलो शाफ्ट में है तो हॉलो शाफ्ट के कारण जो स्ट्रेस हो जाएगा वो आपका ये होगा, हॉलो शाफ्ट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो आपका ये होगा। इस तरह से जो रिजल्टेंट स्ट्रेस मिलेगा हॉलो शाफ्ट के लिए वो आपका इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉन्ग शाफ्ट यानी सिलेंडर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, यदि बहुत ज़्यादा लॉन्ग शाफ्ट है, लंबा शाफ्ट है और उसमें कंप्रेसिव लोड लगता है, फिर सिलेंडर शाफ्ट है, तो आपका उसमें एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको बोलते हैं कॉलम फैक्टर। तो ये एक तरह का केस है इन केस ऑफ लॉन्ग शाफ्ट के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा शाफ्ट है और उसमें कंप्रेसिव लोड वो सब्जेक्टेड है, उसमें लग रहा है। तो वैसे में हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस फैक्टर का नाम है अल्फा, यानी इसको बोलते हैं कॉलम फैक्टर। तो राउंड शाफ्ट के लिए यहाँ पर देखिए अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिए और हॉलो शाफ्ट के लिए आपका ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव लोड ही सब्जेक्टेड हो रहा है, तो उसमें हम लोग अल्फा लेते हैं। तो अल्फा जो है का जो अब अल्फा क्या है, तो कॉलम फैक्टर, अब उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, तो उसका वैल्यू के लिए भी एक नया एक्सप्रेशन दिया। तो इतना आपका कॉम्प्लेक्स वाला न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ऐसे ये देख लीजिए ये वाला टर्म, बाकी जितना भी उधर का फॉर्मूला था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ से अल्फा हो गया, अल्फा का फिर वैल्यू हो जाता है आपका, अल्फा का वैल्यू हो जाता है 1/1 माइनस 0.0044 इंटू L डिवाइडेड बाई के, ठीक है, L डिवाइडेड बाई के। अब L/K क्या है, तो सिलेंडरनेस रेशियो है, L/K क्या है यहाँ पर, सिलेंडरनेस रेशियो है। तो दिस जो है जो आपका ये फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, अल्फा है, तो यह कब आएगा, जब L/K का वैल्यू 115 से कम हो, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब L/K का वैल्यू 115 से ज़्यादा हो, तो हम लोग फिर एक नया जो है कॉलम फैक्टर आएगा,
उसका वो आपका हो गया ये वाला फॉर्मूला सिग्मा वाई इंटू एल अपॉन के का स्क्वायर कैपिटल सी पाई स्क्वायर ई। अब तो सिग्मा वाई समझ में आ रहा है, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट पर का जो स्ट्रेस होगा। सी कैपिटल सी क्या है, अब ई क्या है, ई तो पता है आपका यंग्स मॉडुलस। कि अब सी जो है कोफिशिएंट ऑफ यूलर फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन इंड कंडीशन। अब जो है अब सी का वैल्यू हर एक कंडीशन के लिए अलग होगा। जैसे यदि वो शाफ्ट हिंज इंड में है तो सी का वैल्यू 1 लेंगे। यदि आपका शाफ्ट फिक्स्ड इंड में है, मतलब एक छोर जो है फिक्स है, एक छोर लटका हुआ है, तो उसमें आपका सी का वैल्यू 1 होगा। एक छोर जो है, एक किनारा जो है आपका फिक्स्ड है, तो उसमें सी का वैल्यू 2.25 होगा। और जो है इस तरह से आपका जो सी इक्वल टू 1.6 होगा फॉर इंड दैट आर पार्शियली रेस्ट्रेंट एज इन बियरिंग। तो इस तरह से सी का वैल्यू डिफरेंट होता है। तो इस फॉर्मूला को ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो है ये सब, ये जो पिछले का जो फॉर्मूला था ये वाला सिग्मा 1, ये सब फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका, जब शाफ्ट जो है, शाफ्ट में टॉर्क लगे, बेंडिंग मूवमेंट लगे और इन एडिशन टू पी फोर्स लगे, एक्चुअल लोड लगे, तब आपको कौन सा फॉर्मूला को कंसीडर करना है। तो इस सब में सभी में फॉर्मूला ही मिलेगा। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है इन जनरल ए हॉलो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग टॉर्जनल। अब फिर आया देखिए टॉर्जनल, फ्लक्चुएटिंग टॉर्जनल लोड लगे, तो फिर उसमें हम लोग के एम और के टी, यानी जहाँ जहाँ एम है वहाँ के एम, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर के टी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारा आपका था। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक आपका न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। आपका ये है, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो आप लोग का जितना भी पीछे का जितना भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को एक जगह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो देख लिए हम कितना फॉर्मूला था आप लोग का। तो इसमें जो ये जो आपका 4-5 पॉइंट आप डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट पढ़े हैं, उससे रिलेटेड आपका ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोलता है कि सॉलिड स्टील शाफ्ट है, सॉलिड स्टील शाफ्ट है जिसका डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। सॉलिड स्टील शाफ्ट है, उसका डायमीटर यानी डी को फाइंड आउट करना है। और यह जो है ट्रांसमिट कर रहा है 20 किलोवाट, 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है। पावर ट्रांसमिट कर रहा है कितना, 20 किलोवाट, ठीक है। 20 किलोवाट आपका पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। और जो स्पीड है वो है 200 आरपीएम। आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो एन इक्वल टू आरपीएम इज डिनोटेड एज एन, कैपिटल एन। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 200 आरपीएम, ठीक है। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कहने का मतलब जो उस शाफ्ट का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बर्दाश्त करने का, जो इंड्यूस करने का जो क्षमता है, वह है स्टील में बी टेकन एज 360 मेगापास्कल, यानी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से, और अल्टीमेट के लिए यू। तो 300 मेगापास्कल, एंड मेगापास्कल विच इज डायरेक्टली इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, अब जानते हैं। और इसके अलावा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 8, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 8। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है। तो इससे जो है आप क्या निकाल सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। मतलब वह जो आपका मशीन एलिमेंट है कि उसका जो वर्किंग कंडीशन में स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, तो वही वर्किंग स्ट्रेस, या फिर बोलिए अलाउएबल स्ट्रेस। तो उसको क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से एक और चीज दिया हुआ था, फाइंड यदि इफ हॉलो शाफ्ट इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन में मान के चला कि वह सॉलिड शाफ्ट था, और दूसरा कंडीशन में ये बोल रहा है कि यह मान के चलिए कि वह सॉलिड शाफ्ट के जगह यदि हम लोग हॉलो शाफ्ट यूज करें
तो उसका इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर क्या होगा जब जब उन दोनों का रेशियो यानी के दिया हुआ है 0.5, ठीक है। वैसा कंडीशन मतलब हॉलो शाफ्ट के केस में आपको आउटर डायमीटर डी आई और डी आउटर यानी डी ओ भी निकालना है और सॉलिड शाफ्ट के केस में डायमीटर निकालना है। तो आपको ये जितना भी आपका ये आपका क्वेश्चंस देख के क्या लगा आपको कि शाफ्ट जो है शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो रहा है 200 किलोवाट का और पावर के फॉर्मूला पर क्या आता है, पावर के फॉर्मूला पर आपका आता है टॉर्क यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट आता है। तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। वो शाफ्ट उस शाफ्ट वो जो शाफ्ट है जिसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है वो उसमें कहीं पर वो शाफ्ट बेंडिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड नहीं है। तो इस शाफ्ट को हम लोग ये मान के चलेंगे कि उस शाफ्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी टी काम कर रहा है, टी लग रहा है, ठीक है। तो टी लगने के लिए उसमें पावर दे रखा है 200 किलो वाट, ठीक है। 200 किलो वाट दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या, डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर निकालना है और डायमीटर से रिलेटेड आपके पास कौन सा फॉर्मूला है। तो डायमीटर से रिलेटेड जब सॉलिड शाफ्ट जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट सब्जेक्ट हो रहा है तब तो आपको एक पॉपुलर फॉर्मूला ही यही वाला याद है ना। जब शाफ्ट जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट उसमें लग रहा है शाफ्ट में तो वैसे कंडीशन में आपका डायमीटर जिसमें हो वैसा फॉर्मूला कौन सा है, यही वाला है टॉर्क यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टॉ इंटू डी क्यू, यानी इस फॉर्मूला का यूज करके आपको डी निकालना है। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता चलिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यों कैसे पता चला, तो वो आपका इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ने के पर पता चला। अब इस एक्सप्रेशन पर आपके पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो है इसमें टॉ मैक्स नहीं है, ये आपका क्या है टॉ है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल शियर स्ट्रेस यानी अलाउएबल शियर स्ट्रेस है। तो आपके पास आपका जो है अलाउएबल शियर स्ट्रेस टॉ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अलाउएबल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वह आपका अलाउएबल शियर स्ट्रेस दे देगा, ठीक है। अलाउएबल शियर स्ट्रेस दे देगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं अलाउएबल शियर स्ट्रेस आपका कितना आया 45 न्यूटन पर mm²। अलाउएबल शियर स्ट्रेस इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। अब आता है इस पूरे एक्सप्रेशन में टी यानी टॉर्क, वो आप कैसे निकालेंगे। आपका क्वेश्चन में तो पावर दे रखा है, आपको चाहिए टी यानी टॉर्क। तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई एन टी ओवर में 60। अब देखिए इसमें एन तो दे ही रखा है 200 आरपीएम, एन तो दे दिया है। अब पावर भी दे दिया है 20 किलोवाट, ठीक है। तो टॉर्क ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिट अलग अलग है। देखिए यहाँ पर एन तो एन ठीक है आरपीएम 200 आरपीएम में है, ठीक है। और इसका पावर जो है 20 किलोवाट है। तो आप यहाँ पर किलोवाट में है तो आप इसको चाहेंगे क्या कि यह जो है ये आपका जो P जो आपका P का जो यानी पावर का जो फॉर्मूला था 2 पाई एन टी ओवर 60, ये आपका एसआई यूनिट पर बेस्ड है। यानी इस फॉर्मूला में जो टॉर्क है हमेशा होना चाहिए न्यूटन मीटर में, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एसआई यूनिट में है, तो इसलिए यहाँ पर जो टॉर्क है जो टी है वो आपका एसआई यूनिट में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है, पावर जो है किलो वाट है तो इसको वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो वाट में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये जो आया जो
टॉर्क आए वो मीटर में आए, न्यूटन मीटर में आए। टॉर्क का जो ट्विस्टिंग मोमेंट है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, तो ये आपका न्यूटन मीटर में आए, इसलिए 10⁻³ हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो 62 तो एज इट इज है, पाई का वैल्यू 3.4 आप जानते हैं, और एन क्या है 200 आरपीएम। और यहाँ पर आपको एन का वैल्यू आरपीएम में ही लेना है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी जो आपका वो है। तो आपको इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा जो 955, और जो यूनिट होगा वो आपका एसआई यूनिट में मिलेगा, न्यूटन मीटर। अब क्या करते हैं तो देखते हैं कि जितना भी हम लोग का जो टर्म है, मैकेनिकल टर्म है, और स्ट्रेस वगैरह सारा जो कंसीडर करते हैं या फिर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डिजाइनिंग है उसमें लेंथ का जो यूनिट लेते हैं वो एमएम में लेते हैं, और जो स्ट्रेस है वो न्यूटन में एज इट इज लेते हैं लगभग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारा टर्म को न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूटन एमएम में कन्वर्ट हो गया, ताकि जो हम लोग का डी मिले, जो आपका डायमीटर मिले, वो आपका एमएम में मिलीमीटर में आए। तो जितना भी डिजाइनिंग में डायमेंशन लिया जाता है आपको मिलीमीटर में ही दिया जाता है। ठीक है, वो मिलीमीटर में ही लिया जाता है। वो कहीं भी आप सिविल का डिजाइनिंग देखें या फिर आपका मशीनरी पार्ट्स का डिजाइनिंग देखें, तो उसमें जितना भी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या में मिलेगा, मिलीमीटर में मिलेगा। तो आपको इस फॉर्मूला में टी का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया, तो टी का वैल्यू आपको इस तरफ रख देंगे। टी का वैल्यू 955 × 10⁻³ आया, उसको इस तरह से रख देंगे। और डी का वैल्यू चूंकि फाइंड आउट करना है, और तो टाउ है अलाउेबल शियर स्ट्रेस, वो भी आप निकाल चुके हैं। अलाउेबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये वैल्यू भी आपको निकल चुका है, ये वैल्यू भी निकल चुका है। तो देन आफ्टर आपका डी आराम से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, वो आएगा 47.6। अब जो है 47.6 का कोई हम लोग का डायमीटर का स्टेप नहीं होता है, सीधे हम लोग 50 mm का शाफ्ट का स्टेप होता है, या फिर 55 mm का, यानी 50 mm का होगा, उसके बाद जो नया शाफ्ट होगा वो 55 mm का होगा। तो 47.6 जो आपका डायमीटर आया है उसको हम लोग 50 mm को का कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड शाफ्ट साइज में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 50 mm लिखते हैं। तो ये आपका एक वैसा न्यूमेरिकल था जो शाफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट सब्जेक्टेड है, वैसा ये न्यूमेरिकल मिला, यानी फर्स्ट कैटेगरी वाला। सर ऐसे आंसर तो 47.6 में सोच सकते हैं ना? 47 हाँ या हाँ राउंड फिगर? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो वो आप फर्स्ट स्लाइड में देखे होंगे ना कि स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो स्टैंडर्ड लेंथ वगैरह, यस सर। तो वो